तो दोस्तों आज जो हम लोग पेपर डिस्कस करने वाले हैं, ये पेपर आप लोगों का बिल्कुल इकोनॉमिक्स के एक टीचर द्वारा दिया गया है, जो मैं आप लोगों तक बता रहा हूं। आप सभी को पता होगा कि हमारे इकोनॉमिक्स में 2 बुक है, यानी मेरे भाई बुक नंबर 1 में 6 चैप्टर, बुक नंबर 2 में भी 6 चैप्टर, टोटल 2 बुक है। दोनों बुक से ही संबंधित आपके सामने क्वेश्चन प्रोवाइड किया है और कहा है मेरे भाई कि इसी तरह से एकदम ओरिजिनल पेपर में भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की जो हमारा क्लास है ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए, तो शुरू से लेकर अंत तक एकदम इत्मीनान और सुकून के साथ देखना है। सबसे पहले चुकमुक बैठ जाएं और अच्छी तरह से शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे दोस्तों इसका दूसरा जो सेट भेजी है ना, वो हमारा सब्जेक्टिव का है। अगर ऑब्जेक्टिव देखने के बाद अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये जो आपने बताया वो सही है और इस तरह से आएंगे तो हम लोग कर लेंगे, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसका जो सेकंड टॉपिक है, इसका जो मुझे सब्जेक्टिव भेजा है, तो मैं सब्जेक्टिव भी आप लोगों तक पहुंचाने की भरपूर मात्रा में कोशिश करूंगा। बस मैं कमेंट सेक्शन का वेट कर रहा हूं भाई, क्योंकि वो शिक्षक भी कमेंट सेक्शन का वेट करेंगे जिन्होंने भेजा है भाई। ठीक है, चलिए सर आपके स्क्रीन में मेरे भाई सबसे पहला बुक की बात कर रहा हूं। ये हमारा बुक नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं, ये हमारा बुक नंबर 1 है। ठीक है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लेकर आया हूं ताकि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो खास करके इंग्लिश मीडियम से। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो हमारा उपभोक्ता व्यवहार है, इसके अध्ययन एक्चुअली हम लोग कहां पे करते हैं, तो आप बताएंगे सर याद रखिएगा 2 अर्थव्यवस्था होती है सर, एक हमारा व्यष्टि होती है, एक हमारा समष्टि होती है। जब भी सर हमारा लगा रहे उपभोक्ता, तो मेरे दोस्तों हम लोग बोल देंगे क्या, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था यानी व्यष्टि अर्थव्यवस्था में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर यहीं पे लिखा होता सभी उपभोक्ता, याद रखना अगर आपसे लिखा रहता मेरे भाई कि सभी उपभोक्ता, उस समय हमारा आंसर बदलकर हो जाता समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं सर। अभी बुक नंबर 1 बता रहा हूं, बुक नंबर 2 भी बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन 2, किसी वस्तु की मनमानी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है भाई। अब यह क्वेश्चन था, कैपेसिटी ऑफ द अकोमोडेटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज। अब ये क्वेश्चन को देखते ही मेरे दोस्तों आप लोग घबरा चुके हैं। नहीं मेरे भाई, देखिए जब मुझे बहुत भूख लगती है ना भाई, तो उस समय मैं खाता हूं 5 रोटी। अब भूख थोड़ा सा कम हो गई तो मैं खाऊंगा 3 रोटी, फिर मेरा भूख कम हो गई तो मैं खाऊंगा मेरे दोस्तों 1 रोटी, और एक समय ऐसी आती है कि मेरा भूख पूरी तरह से मिट जाता है और उस स्थिति में मुझे कुछ भी चीजों में रुचि नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मेरा पेट पूरी तरह से क्या है, भरा हुआ है। दादा रे ऐसा वस्तु को हम लोग बोलते हैं क्या, यूटिलिटी कहते हैं। यानी हमारा मनमानी आवश्यकता के अनुसार हमें जब संतुष्ट प्राप्त करती है तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं क्या मेरे भाई, याद रखना है यूटिलिटी यानी उपयोगिता। उपयोगिता ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। मांग फलन को निम्नलिखित में से कौन समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो हमारा मांग फलन है, सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर मांग क्या है भाई, व्हाट इज डिमांड। याद रखना है व्हाट इज डिमांड लॉ, मांग क्या है, मांग के नियम को परिभाषित करें। मांग के नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, मरते दम तक नहीं भूलोगे, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। याद रखना है कि मांग का नियम का जो मैं परिभाषा बता रहा हूं, पहले सुनिए फिर मैं आपको बताऊंगा इसका पूरा देसी लैंग्वेज में, और मरते दम तक नहीं भूलोगे मेरे भाई। याद रखिएगा, आंसर याद रखना है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है। इस नियम को हम लोग मांग के नियम से जानते हैं, मानते हैं और पहचानते भी है। आइए सर, नहीं समझ में आया और मेरे प्यारे मान के चलिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, याद रखना कीमत की मैं बात कर रहा हूं, कीमत, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं भाई मांग। इसको सही तरीके से समझ जाएंगे तो मरते दम तक नहीं भूलोगे, चैलेंज है भाई। देखिए अगर आलू अगर मान के चलिए अभी 10 रुपए केजी है, और हम क्या कर रहे हैं भाई, हम हर दिन जो है ना मेरे भाई मैं 5 किलो आलू खरीदता हूं, इस तरह से हमारा हो गया कितना, 50 रुपया हर दिन हमारा घर में आलू की खपत हो रही है। अब आलू का कीमत बढ़ा दिया मोदी सरकार ने, दाम याद रखना है मेरे भाई, कितना दाम बढ़ा दिया भाई आलू का कीमत, तो मान के चलिए आलू का कीमत कर दिया 25 केजी, 25 रुपया पर केजी। क्या कर रहे हैं मेरे भाई, 25 रुपया पर केजी कर दिया, पर केजी। अच्छा मेरे भाई 25 रुपए केजी करेंगे, मेरा इनकम में तो कोई भी परिवर्तन नहीं है। मेरा इनकम पहले जितना था 300 रुपए कमाते थे, आज भी हमारा 300 रुपया है। तो मैं अपने मालकिन से कहूंगी, अरे मालकिन सुनो, मेरा इनकम जो है उतना ही है, लेकिन आलू का दाम बिल्कुल पूरी तरह से बढ़ चुकी है। तो हमारे मालकिन कहेंगे हाँ हाँ, अरे मेरे दिलरुबा, अरे मेरे जाने मन, तू टेंशन ना ले रे, बस मैं क्या करूंगा, पहले मैं भर भर के मैं खिलाता था बच्चों को, अब थोड़ा सा घटा दूंगा। तो मैं कहूंगा क्या क्या 85 रुपया के ले जाया जाए, तो वो कहेंगे हाँ बिल्कुल 50 रुपए के ले आए, काम बन जाएगी। मैं कहूंगा चलो भाई 50 रुपए का ही आलू लाएंगे। तो मेरे दोस्तों उस समय हम लोग आलू कितना खरीदेंगे, 2 केजी आलू खरीदेंगे। इससे हमें क्या पता चल रहा मेरे दोस्तों, जब हमारे किसी भी वस्तु की कीमत कम थी
तो हमारा मांग ज्यादा था, और जब हमारी वस्तु की कीमत बढ़ गई है तो हमारी मांग घट गई है। इसी को बोलते हैं हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। सच बताइयो दादा, बुझल पारले रे हमर बतवा, हम तो होने के जब बुझाली मांग के नियम तो होने एकदम ठान ली है दादा, तो होने के 3 मार्क्स यहां से तो दादा याद रखिए भाई हमर बहन, हम आशा करे रे बाजी कि तो हमर बतवा बुझ गल ही है ना दादा। चलिए सर, तो क्वेश्चन था मेरे भाई कि मांग फलन को निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो बताएंगे सर dx इक्वल टू एफ पी एक्स, याद रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। औसत लागत वक्र का आकार होता है। औसत आकार जो लागत है इसका आकार जो होती है मेरे भाई कैसा होता है, तो हमेशा यू आकार जैसा होता है। क्या भाई, यू आकार के जैसा होता है, उल्टा नहीं। यू आकार हुआ, उल्टा यू तो इस तरह से होते हैं भाई, इसको भी ख्याल रखना है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, समरूप उत्पाद विशेषता है। आपसे पूछा है समरूप उत्पाद विशेषता क्या है सर, तो बताएंगे सर केवल पूर्ण प्रतियोगिता। और एक बात याद रखिएगा 5 मार्क्स में आएगा भाई, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता का वर्णन करें। 5 मार्क्स का लिख ले अपने कॉपी पे, इस पागल इंसान के बात को अपने कॉपी पे जरूर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। देखिए मेरे भाई, जब भी हम लोग कोई फैक्ट्री स्थापना करते हैं ना, उस समय हम लोगों को चाहिए क्या भाई, उत्पत्ति चाहिए। क्या प्यारे, उत्पत्ति के लिए हमें चाहिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, फैक्ट्री में सामान को उत्पादन करने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें भूमि, दूसरा में हमारा क्या चाहिए भाई, पूंजी, तीसरा में हमें चाहिए क्या, लेबर। जब हमें तीनों चीजों की आवश्यकता हो रही है तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते आगे। ये मैं आप लोगों को अभी बुक 1 डिस्कस करवा रहा हूं, हाँ बुक 2 अभी डिस्कस करवाऊंगा, थोड़ा पेशेंस बनाइए। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम है वह किससे संबंधित है, अल्पकाल से। किससे भाई, अल्पकाल से। और हाँ एक बात याद रखिए, 5 मार्क्स का पूछेगा आपके पेपर में, ठीक है, इसको ध्यान से रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर कि आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होती है। जैसे मेरे दोस्तों मुझे आवश्यक है, हर दिन हमें चावल चाहिए, हर दिन हमें प्याज चाहिए, क्योंकि इसके अलावा भोजन अंदर जा नहीं सकता भाई। तो उसको हम लोग का जो मांग होती है ना भाई, मांग की लोच हमेशा शून्य होता है। क्या हो जाएगी मेरे भाई, हमेशा शून्य होगा। अगला क्वेश्चन सर, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, याद रखना है भाई, ये स्टेटमेंट देने वाला था एडम स्मिथ, जो हमारे इकोनॉमिक्स का क्या भाई फादर भी है, ठीक है। आइए सर, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होती है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। याद रखना मेरे भाई, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे, तो बताएंगे सर मार्जिनल रेवेन्यू, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, याद रखिएगा, क्या बोलिए ना भाई, मुस्कुरा के बोलिए। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। मैंने 3 स्टेज बताया था भाई इसके बारे में। कितना स्टेज, मैंने 3 स्टेज के बारे में आप लोगों को मैंने डिस्कस करवाया था। कितना स्टेज भाई, 3 स्टेज के बारे में बात किया था। मैंने कहा था देखो मेरे भाई, एक हमारा ग्राफ है और इस ग्राफ में शानदार तरीके से देखिए, ये हमारा जैसे कुल उपयोगिता भाई, जैसे जैसे हमारे कुल उपयोगिता बढ़ती है हमारा सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। एक समय ऐसी आती है कि जब हमारा कुल उपयोगिता अधिकतम पोजीशन पे होता है, उस समय हमारा सीमांत उपयोगिता क्या होती है मेरे भाई, शून्य होता है। और एक समय ऐसी आती है मेरे भाई, जैसे जैसे हमारा कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता की मान जो है मेरे दोस्तों ऋणात्मक हो जाती है। ये है हमारा ग्राफ, और ये ग्राफ से संबंधित आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आएगी, और सही तरह से तीनों क्वेश्चन को आपने तीर की तरह चुभना चाहिए आपके दिलों पे। तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उस समय मेरे दोस्तों हमारा क्या होती है, शून्य होता है। सिंपल सा फंडा है। चलिए दादा, उम्मीद करता हूं भाई आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपका है भाई, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है, और ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस है, और फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आखिर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा AC इक्वल टू AFC प्लस ABC, यह फॉर्मूला भाई कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है भाई, तो बताएंगे सर ये ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है भाई, उत्पादन संभावना का जो वक्र का जो ढाल है भाई आखिर वो कहां गिरता है। आपसे पूछा गया 13 नंबर में, उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल है वो गिरता है कहां पे, तो बताएंगे बाएं से दाएं की ओर। कहां पे भाई, बाएं से दाएं की ओर गिरता है। अगला क्वेश्चन है सर, आर्थिक समस्या मूलतः समस्या
किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या, मूल्यतः समस्या है, किस तथ्य की समस्या है? तो चुनाव की समस्या। क्या देखिए मेरे भाई, चुनाव की समस्या। और नंबरिकल क्वेश्चन को आप लोग कान खोल कर अच्छी तरह से कर लेना है, जो मैं नंबरिकल क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूं एप्लीकेशन पे। मांग की लोच है भाई, आपसे पूछा गया जो हमारा मांग की लोच है आखिर वो क्या है? तो बताएंगे सर मांग की लोच हमारा क्या है? हमेशा मात्रात्मक कथन है। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरह से बी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम इस तरह से नहीं आएगी, आपकी एग्जाम में 4 ऑप्शन होगा, मैं दिया हूं 2 ऑप्शन। ये हमारा बुक 1 की बात कर रहा हूं। फिल इन द ब्लैंक्स आपकी एग्जाम में नहीं आएगी, एक्चुअली क्वेश्चन आएगा भाई। कैसे क्वेश्चन आएगा? उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर क्या होती है? तो आपको बताना होगा कि अवतल होता है। समझ में आ रही है ना? बुझल पा रहे हैं ना दादा बतुआ? ये एग्जामिनर जो क्वेश्चन हमारे टीचर्स, जो इकोनॉमिक्स के टीचर्स जो क्वेश्चन को कलेक्ट किए वो इस तरह से डाल दिए हैं ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हिंट मिल सके कि जो एक एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह से होगा। अस्थापन वस्तु की मांग वक्र बाएं से कहां जाती है भाई? हमेशा बढ़ती है भाई। पूर्ण लोचदार मांग वक्र क्या होती है? एक्स अक्ष के समांतर होती है। किस अक्ष के? एक्स अक्ष के समांतर होती है। आइए बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 19 पूछा गया मेरे भाई, क्या? ध्यान से देखिएगा। वो अल्पकाल में एक विवेकशील उत्पादक स्वयं को उत्पादन की डैश अवस्था में रखना चाहता है। क्या रखना चाहता है भाई? तो बताएंगे सर, याद रखिए आपसे फर्स्ट स्टेज पे या आपसे पूछा गया है सेकंड स्टेज पे। तो बताएंगे सर इसको हम लोग सेकंड स्टेज पे रखते हैं। कुल लाभ यानी टोटल प्रॉफिट, याद रखिएगा प्यारे, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू होता है मेरे भाई क्या? टोटल रेवेन्यू और मेरे भाई माइनस टोटल कॉस्ट। ये हमारा फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। टोटल प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो बताएंगे सर ये ऑप्शन कहां पे दिख रहा है भाई? ये ऑप्शन हमें दिख रहा है कहां भाई? ये ना ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला राष्ट्रीय। अब आपका याद रखना है सेकंड बुक स्टार्ट हो रही है यहां पे, बुक नंबर 2। चलिए ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय आय के मापन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? सबसे पहले तो आपने दिल के दरवाजे पे खोल करके याद रखना है, अपने स्वेटर को, जैकेट को खोल करके बंद कर लीजिए। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन फिक्स है जो हर साल आती है। क्या आएगी भाई? राष्ट्रीय आय के मापन की विधियों का उल्लेख करे। याद रखना है जिससे हमारा उत्पादन होगा, व्यय विधि होगी, आय विधि होगा। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं अगला, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र जो हमारे ग्रामीण इलाके में होता है, जैसे हमारा भूमि करना, क्या क्या होता है देखिए, भूमि होगा, इसके बाद हमारा होगा खनन होना, वन होगा। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी। एक बात याद रखिएगा, कृषि करना, पशुपालन, पशुचरण, मछली पालन करना, लकड़ी काटना, खनन करना, ये सारे चीज जो है मेरे भाई क्या है? तो बताएंगे सर हमारा प्राइमरी सेक्टर है सर। आइए बात करते हैं दादा अगला क्वेश्चन रे क्वेश्चन। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। इकोनॉमिक्स में 10 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया जो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग होगी। एक टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चन, इस तरह से मैं बोल सकता हूं सर कि हमारा 300 क्वेश्चन आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड किए गए जो फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल मेरे भाई आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और यहाँ पे आप लोग अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। रिजल्ट का मतलब जैसे आपने टेस्ट लगाया, टेस्ट लगाने के बाद मेरे दोस्तों आपका रिजल्ट देखेगी कि आपने 30 क्वेश्चन में कितना सही किए, कितना गलत किए। नंबरिकल क्वेश्चन वगैरह सारी चीज यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और ऑनलाइन टेस्ट लेकर अपने तैयारी को बेटर बनाएं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रण का कार्य नहीं है? आपसे पूछा गया मुद्रण का कार्य नहीं है, मैंने पैसा आगा, मुद्रण मतलब क्या? पैसा। तो पैसा का कौन सा ऐसी स्टेटमेंट है भाई जो पैसा का काम नहीं है? तो बताएंगे सर पैसा का काम है नहीं है। विनिमय का माध्यम एक्सचेंज होता है, मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू, पैसा को इकट्ठा कर सकते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट में अकाउंट में भी डाल सकते हैं। कीमत, प्राइस स्टेबिलिटी नहीं भाई। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर जनता का बैंक कौन सा है? यानी आपका, हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपका बैंक कौन सा है? क्या आपका केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक? नहीं भाई, ये सरकार का बैंक है। व्यापारिक बैंक आपका बैंक है, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। आपसे पूछा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1935 में। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है मेरे भाई? तो बताएंगे सर याद रखना 1969 को, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है एमपीसी और एमपीएस के। ये क्वेश्चन पढ़ के मेरे दोस्तों आप लोग परेशान हो चुके हैं ना। अगला है सर सरकार के
कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड अंडर द गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू? आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 37 पे, तो बताएंगे सर 37 का हमारा राइट आंसर होगा इन हमारा आय कर। क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स। क्या हो जाएगा? एक्साइज ड्यूटी। इसके बाद क्या होगा? निगम कॉर्पोरेट टैक्स। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते दादा अगला क्वेश्चन पे रे कि भुगतान शेष का घटक है, तो होने से पूछल गेलो रे भाई हमर बहन कि भुगतान शेष का घटक की लागे? दादा कहबे रे कि हमार चालू खाता लागे। की लागे दादा? चालू खाता। और हमार बाजी हमार बहन तो हनियो याद रखिया, तो हनी के खातिर हम स्पेशल क्लास लेकर आ लियो, ताकि हमार जे टीचर्स लागो ना दादा इकोनॉमिक्स के, वो जो हमने के सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे लो ना भाई, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम तोहनी के दिखाल चाहिए। तो हनी चाहिए ना दादा कि हाँ दादा हमारा जल्दी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताई, हमने तैयार ही हो, तू जल्दी से बता भी तो हमने पढ़बो ना, तब ना हमने एग्जाम दियल जीवो। तो मेरे दोस्त अगर आप लोग अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा भाई। चलिए दादा अगला क्वेश्चन है सर, भुगतान संतुलन में असमानता का कारण है भाई। आपसे पूछा गया कि भुगतान संतुलन में असमानता का क्या कारण है भाई, तो बताएंगे सर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर कि गुणांक को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो गुणांक का 3 फॉर्मूला आता है। पहला फॉर्मूला हो सके अपने कॉपी पे लिखिएगा, k = 1/MPS पहला। दूसरा फॉर्मूला याद रखिएगा, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है सर हमारा गुणांक = 1/1 - MPC। तीसरा फॉर्मूला याद रखिएगा दादा, तीसरा फॉर्मूला क्या लग रहा है भाई? तीसरा फॉर्मूला है सर क्या कि गुणांक = ΔY/ΔI। 3 फॉर्मूला होता है, ठीक है? कितना फॉर्मूला? 3 फॉर्मूला होता है, जो बेहतर तरीके से चुकमुक बैठकर लिख लेना है कॉपी पे, ठीक है ना? तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं दादा अगला क्वेश्चन पे रे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि परिवार फर्मों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान करता है? परिवार जो है फर्मों को कौन सी सेवा प्रदान करता है? खतरनाक क्वेश्चन। 41 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताएंगे सर भूमि, उद्यम, पूंजी, श्रम और लेबर। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है? किसे हम स्टॉक कर सकते हैं भाई? एक्सपोर्ट कर सकते हैं भाई? नहीं भाई। स्टॉक में रख सकते हैं। लाभ को स्टॉक कर सकते हैं? नहीं भाई। सेविंग को स्टॉक कर सकते हैं? कहां गया भाई? एक मक्खी के माध्यम से ये हमारा परेशान करता है भाई। चलिए ये हमारा बचत स्टॉक में है? नहीं भाई। हम अपने पैसा को क्या कर सकते हैं? स्टॉक करके रख सकते हैं। हम अपने पैसा को स्टॉक करके रख सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? 3 क्षेत्रीय मॉडल में हमारा परिवार, सरकार और हमारा फॉर्म, तीनों क्या है? शामिल है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? खतरनाक क्वेश्चन भाई। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्तों, याद रखना। क्या मेरे भाई? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है, और जैसे बता रहा ना, हो सके तो आप लोगों के पास समय है तो मेरे दोस्तों कॉपी पे जरूर नोट डाउन कर लेंगे भाई। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट बन रही है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इकोनॉमिक्स में पहले सही सावधान हो जाएं, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है पिछले साल अगर किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ लिया गया था। इकोनॉमिक्स में पहले ही स्टार्टिंग से मैं बोलते आ रहा हूं कि सारे सब्जेक्ट की तुलना में इकोनॉमिक्स में थोड़ा ज्यादा समय वेस्ट करना है, मैंने पहले ही भाई कहा था, ठीक है? तो मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सर हमारा विदेशी विनिमय दर, उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि, मूल्य स्थिरता। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन, भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? फाइनेंशियल ईयर क्या है भाई? तो बताएंगे सर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। याद रखना, जिसे हम लोग बजट कहते हैं भाई, याद रखिएगा। बजट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? बुगेट से हुई है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक फुल कॉन्सेप्ट था आप लोगों का, मेरा टीचर्स के द्वारा, इन इकोनॉमिक्स के टीचर्स के द्वारा। मुस्कुरा भी रहा है और बोल भी रहे हैं मेरे भाई, सर हमारे भी सर है भाई, वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा बताइए कमेंट में कि आप लोग सब्जेक्टिव भी चाहते थे, क्या आप लोग सच में सब्जेक्टिव चाहते? सर ये पूछना चाह रहा है, तो सब्जेक्टिव चाहते तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग इसी तरह से दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।